हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 चल रहा था क्लास 11th केमिस्ट्री का, और उसमें हम लोगों ने 2-3 वीडियो लेक्चर्स कर लिए थे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन करना है, पढ़ना है, जैसे कि पदार्थ के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी थी। इसके बाद पदार्थ का कन्वर्जन, मतलब किस प्रकार से वो अवस्था परिवर्तन करता है, और इसके बाद थोड़ी सी बात हम लोगों ने कल किया था कि जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक हैं, उनके जो मूल राशियां हैं, तो स्पेशली मूल मात्रक के कन्वर्जन की बात किया था कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बड़ी राशि को छोटी राशि, छोटी राशि को बड़ी राशि में हम एक चार्ट की सहायता लेके यूँ कहीं याद करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज उसी के संदर्भ में दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। तो दोस्तों रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत जो चीज़ें इसके अंतर्गत आने वाली हैं उन सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, आयतन। मेरे हिसाब से नाम सुना होगा, है ना, कहते हैं ना, नाम तो सुना होगा, है ना, वॉल्यूम। तो एक तो वॉल्यूम होता है जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, वॉल्यूम डाउन का वाला, और एक वॉल्यूम होता है आयतन। तो आयतन की परिभाषा क्या होती है, बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी परिभाषा होती है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं, इनको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई स्पेस बाय द सबस्टेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। सिंपल सा आप ये समझो, कोई भी ये जैसे मार्कर है, ये जितना स्थान घेरेगा, जितना स्थान मेरे हाथ पे घेर रहा है, यही इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जब भी बात किया जाता है तो दोस्तों 3D वस्तुओं की बात किया जाता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, ऐसी वस्तुओं की बात किया जाता है। तो अगर लंबाई m मीटर है, चौड़ाई m मीटर है, ऊंचाई m मीटर है, तो इसका जो मात्रक बनता है वो क्या बनता है, m³ बनता है। मतलब बड़े बड़े आयतनों को हम मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या करते हैं दोस्तों, मापते हैं। ये सब मात्रक और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के पर ही चर्चा किया जा रहा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देखते चलिए और उसको नोट करते चलिए। तो आयतन क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या है, आयतन है। अब उसके आयतन को मापने के लिए हम मीटर की सहायता लेंगे तो मात्रक बनेगा मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर की सहायता लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर यूँ कहिए कि अपने पास रसायन विज्ञान में हम छोटे छोटे क्या करते हैं, चीज़ों को मापते हैं। मतलब हमारा जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही क्या होता है दोस्तों, कम होता है। कोई एटम है, परमाणु है, या यूँ कह सकते हैं कि कोई सेल की वॉल्यूम देखिए, तो वो इतना 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 छोटा होता है कि जनरली हम सेंटीमीटर क्यूब में ही बात करते हैं, मतलब सेंटीमीटर टर्म में बात करते हैं, या इससे छोटा डेसीमीटर उसमें बात करते हैं हम लोग। मतलब कि वॉल्यूम जैसे कोई बहुत छोटी सी क्या है, राशि है, कोई बहुत छोटी सी राशि है, आप सोचो एक स्क्वायर, आप ये क्यूब है, इसका जब हमको क्या करना है, वॉल्यूम नापना है, तो हम बड़का मीटर वाला लेके चले आएंगे। तो अब कैसे नापेंगे ना, कोई बड़ी चीज़ होगी और छोटी चीज़ नापनी है ना, तो समस्या होगी नापने के लिए। तो लिहाजा इसको यहाँ से नहीं नाप सकते हैं, उसको हम सेंटीमीटर या डेसीमीटर में ही माप सकते हैं। द्रव का आयतन दोस्तों हम लोग, है ना, द्रव का आयतन हम किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। द्रव का आयतन क्या मापते हैं, लीटर में मापते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि लीटर और मिलीलीटर में किस तरीके से 1000 से गुणा या भाग करके हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो द्रवों का आयतन जो है हम लीटर में मापते हैं, और किसी ठोस का आयतन हो तो हम उसको मीटर क्यूब, या आप कह सकते हो कि सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस तरीके से हम उसके आयतन को माप सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये आयतन को मापने के लिए कुछ अपरेटस होते हैं, या ये कुछ आप कहिए कि कुछ बर्तन, अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो कुछ बर्तन हैं, या केमिस्ट्री की भाषा में वो बोलते हैं उसको अपरेटस या यंत्र, अपरेटस या यंत्र बोलते हैं। तो यंत्र में आपको ब्यूरेट, पीपेट दिख रहा होगा, और इस तरीके से आपको एक फ्लास्क दिख रहा होगा जिसे कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, जो कि लेबोरेटरी में काम आता है, और मेजरिंग सिलेंडर। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर ही है, इस तरीके से चोंच निकला हुआ है, और यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, मार्किंग है कि मतलब बना हुआ है 10, 20, 30, ये क्या है, ml बना हुआ है। किसी भी लिक्विड को मापने के लिए हम क्या करते हैं, अब किसी ठोस को इसमें घुसाएंगे नहीं हम, हाँ, शीशे का बना हुआ समझ ले जाकर हम लकड़ी गुटका घुसा दें, इसका वॉल्यूम नापे, इसका वॉल्यूम तो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप के उसको गुणा करके निकाल सकते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम लेना है तो हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट, या जो है अपना कोनिकल फ्लास्क की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो आयतन क्या हुआ दोस्तों, और किस तरीके से उसको मापते हैं, उसका क्या क्या यंत्र होता है हम लोगों ने देखा। अब इसी तरीके से एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में और हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आयतन के बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग घनत्व की, डेंसिटी। घनत्व, डेंसिटी। तो दोस्तों डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, दैट इज D इज इक्वल टू m/v, D इज इक्वल टू m/v। ठीक है, कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि D इज इक्वल टू m/v होगा कि v/m, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि D इज इक्वल टू m/v होता है या v/m होता है। तो काफ़ी दिनों तक एक कन्फ्यूज़न मेरे साथ जुड़ा हुआ था। तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया कि मेरे पिताजी का नाम महेंद्र है, मेरे चाचा जी का नाम वीरेंद्र है, और पापा जी बड़े हैं, चाचा जी छोटे हैं, तो पापा जी ऊपर रहेंगे तो चाचा जी नीचे रहेंगे। तो इस तरीके से मुझे कभी भूलता नहीं है। आप भी चाहे तो इस तरीके से कोई आप कह सकते हैं निमोनिक्स दे सकते हो, या कोई टिक लगा सकते हो ताकि आपको ये भूले ना। ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान बटे क्या है, ये आयतन है, घनत्व का ये फॉर्मूला बनता है। अब आप देखिए अगर आयतन को हम क्या करते हैं, यूनिट मान लें, आयतन को हम क्या कर दें, यूनिट मान लें, तो कह सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। फिर से सुनिएगा, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अगर हम इसको इकाई मान लेंगे, एक मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान हो जाएगा, नीचे एक हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। तो कह सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व उसकी इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान और घनत्व में सीधा संबंध आपको दिख रहा है, लिख सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। क्या ये बातें आपको समझ पा रहे हैं? फिर से बोल दे रहा हूँ, जिसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। ये बातें आपको गांठ बांध लेनी है और आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। अच्छा, इसकी मात्रक की बात करें दोस्तों, तो फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि इसके मात्रक, किसी भी राशि का मात्रक उसके फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं दोस्तों, किलोग्राम में मापते हैं। वॉल्यूम को अभी मैंने बताया मीटर में, क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं। तो हम चूँकि एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और आयतन का एसआई मात्रक मीटर।
तो केजी पर मीटर क्यूब बन सकता है। या अगर इसको हम लोग घटा के ग्राम में करेंगे तो इसको भी घटाना पड़ेगा और यह आ जाएगा मीटर से सेंटीमीटर में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं या केजी पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। और इसी नीचे वाले दोस्तों को, नीचे को हम क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब का इन्वर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। बहरहाल आगे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इन्वर्स लिख सकते हैं। अभी आप क्या समझो कि किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बटे हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल से ये बात आप समझिए। तो घन तो क्या होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं दोस्तों, इस पर भी चर्चा किया। क्योंकि जगह जगह ये मिलता रहेगा तो मेरे ख्याल सबको याद रहे तो आपको पता रहेगा और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है ताप, दैट इज द टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक कह सकते हैं उष्मा। टेम्परेचर क्या है, एक उष्मा है। जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं। कितना अच्छा शब्द है, स्पर्श। जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, छूते हैं, तो यह ज्ञात होना कि वह गर्म है या ठंडी, उसका क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। इसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा है नहीं, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, 3 पैमाने पर मापते हैं। 3 पैमाने पर मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ये 3 पैमाना है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो दोस्तों इसका एक रिलेशन भी होता है कि एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 273 क्या करते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं। डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देते हैं और आसानी से हमारा डिग्री सेल्सियस की क्वांटिटी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से मतलब ये आप कह सकते हो कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच क्या हो गया दोस्तों, रिलेशन हो गया। और इसी तरीके से फ़ारेनहाइट को जब कन्वर्ट करना होता है तो हम 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लें कि आप 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखो, तो आप क्या करोगे, आसानी से हाइयो पकड़ोगे आप, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में लिखना है, वैल्यू किस में आनी है, केल्विन में आनी है। तो अब यहाँ पर कुछ मामला उल्टा कर दिया क्या मैंने, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन है। एक्चुअली ये मामला थोड़ा गड़बड़ा हुआ है। कैसे गड़बड़ा गया है कि केल्विन इक्वल टू लिखना है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, क्योंकि केल्विन को निकालने के लिए ही डिग्री सेल्सियस में हम 273 जोड़ते हैं। केल्विन को ही निकालने के लिए, केल्विन में तापमान निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, 273 जोड़ते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा, माफ़ कीजिएगा, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। फॉर्मूला असल में बनेगा केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 273 प्लस 27 जोड़ देंगे तो केल्विन कितना आ जाएगा, 300। तो कह सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल है किसके, 300 केल्विन के। 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल है किसके, 300 केल्विन की। आसानी से अपने को समझ आ रहा है। तो ये फॉर्मूला अब जैसे पता चला कि हमको केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस ही निकालना है, तो भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इधर, है ना। जैसे मान लीजिए 500 केल्विन है और उसकी वैल्यू को हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 500 यहाँ रख देंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो 500 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये इधर आ जाएगा तो 500 में से
500 में से आप 273 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये होगा 7, ये 9, 2, ये 3, ये 2, तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 227, क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, मतलब 227 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट करना आसान ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर केल्विन दिया है तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, जैसे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू दिया है 9/5 डिग्री सेल्सियस, है ना, प्लस 32। तो अगर आप मान के चलो कि जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 50 फ़ारेनहाइट है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, 50 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 50 रख देंगे बराबर 9/5, और ये डिग्री सेल्सियस निकालना है, ये प्लस 32, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, आप कह सकते हो 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, क्या बनेगा दोस्तों, 50 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा, 18, ये 5 का गुणा होगा और 9 से क्या होगा, भाग होगा, तो 5 का गुणा और बटे 9 से भाग, तो ये 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, ये देखिए, ये 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो मतलब 50 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट में, तो भी कर सकते हैं। मतलब अब आप इस पर तमाम क्वेश्चन से लेके क्या करिएगा, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पे, तमाम क्वेश्चंस लेके आप इसको इसमें, उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी आएगा तो आपको कहेगा कि इतने फ़ारेनहाइट को इतने केल्विन में चेंज करिए, तो अब यहाँ पर केल्विन तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट से पहले डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे, और डिग्री सेल्सियस से फिर क्या करेंगे, केल्विन में चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 10, 20, 30, 500, 850, 225, 372, 298, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है। अब इनके मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज टू, मतलब इसमें आपको क्या करना है, बदलना है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बदलना है। ये 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। ये 20 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करिए। ये इतना केल्विन है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। ये इतना केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए। ये इतना केल्विन है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। ये इतना डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करिए। ये इतना डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। ये इतना केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए। तो यही चीज़ें हैं, इसमें चेंज करना है। तो आपको कैसे करना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो टेम्परेचर है, ये जो है टेम्परेचर 3 स्केल पर मापते हैं, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब वो डिग्री सेल्सियस में तो मैंने बताया, फ़ारेनहाइट में बताया, तो केल्विन में क्या करेंगे, अपना 37 डिग्री जोड़ देंगे, 37 डिग्री जोड़ देंगे उसमें, तो 310 के आसपास कितना भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है, ये थर्मामीटर है, इसे क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। और ये थर्मामीटर में आपको किस तरीके से दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, कितना केल्विन है, कितना फ़ारेनहाइट है, और ये आपको बखूबी समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इन अपरेटस या यंत्र की सहायता से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई कि टेम्परेचर होता क्या है, और टेम्परेचर के कौन कौन से क्या हैं, यूनिट्स हैं, कि उनको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और क्या क्या उनके लिए हमारे पास यंत्र होता है, जिस यंत्र की सहायता से इस शस्त्र और उसकी सहायता से हम वार कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मापन में
अनिश्चितता, मापन में अनिश्चितता। देखिए दोस्तों, मापन में अनिश्चितता का क्या सेंस है, क्या अर्थ है। कोई भी चीज़ आप मापने जाओगे तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, त्रुटि आपको दोस्तों देखने की मिलेगी। चाहे वो त्रुटि 0.00000001 की हो, चाहे वो त्रुटि और इससे छोटी भी हो सकती है। तो कभी भी आप कह सकते हो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करेंगे, कुछ न कुछ त्रुटियाँ, कुछ न कुछ क्या करेंगे, गलतियाँ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि जो किसी भी मशीन को ऑपरेट करता है वो तो ह्यूमन बीइंग्स होता है। तो मशीन तो अपने हिसाब से काम करता है, पर उसका कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक देखने के लिए मिलता है। ये दोस्तों हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मापन में अनिश्चितता के साथ साथ हमें जो संख्याएं मिलती हैं, जैसे मैंने कहा 0.00000001 अनिश्चितता हुई, तो इतनी बड़ी राशि को लिखने के लिए हमको वैज्ञानिक संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। तो वैज्ञानिक संकेत क्या होते हैं, इनको किस तरीके से लिखते हैं, इनका गुणा भाग किस तरीके से करते हैं, इनको जोड़ते घटाते किस तरीके से हैं, और वीमा, इसके बाद सार्थक अंक, इन सब पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।